ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा मैट्रिक स्पेसेस, उसके बाद में हमने देखा कि वेक्टर स्पेसेस पे कुछ है, वेक्टर स्पेस ऐसे होते हैं जिनमें हम नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो नॉर्म क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन देखी कि नॉर्म जो है कुछ क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यदि आपको कोई स्पेस को नॉर्म लीनियर स्पेस डिफाइन करना है, तो पहले तो आप ये देखिए कि मान लो प्रूव करना है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, और फिर आपको नॉर्म की जो 4 यहाँ पे एनलिस्ट की है, ठीक है, उसको आपको बताना है कि वो नॉर्म, जो भी नॉर्म डिफाइन किया जा रहा है, वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली वेक्टर 0 होगा। फिर आएगा आपके स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा आपके जो है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को क्यों बोलते हैं ये हमने आपको समझाया था पिछली क्लास में वेक्टर कैलकुलस की हेल्प से, ठीक है, डायरेक्शंस की, ठीक है। फिर आता है कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस विद द मैट्रिक डिफाइंड बाय दिस। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमको हमारे दोनों हाथों में लड्डू हो गए। वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है, जिसमें कंप्लीटनेस है, कॉम्पैक्टनेस है, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, जो कि ओपन सेट, क्लोज सेट है, ये जो भी सीक्वेंसेज है, ये जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं थे, वेक्टर स्पेस में नहीं थे, वो भी अब हम उसको भी एंजॉय करेंगे, उसको भी, और हम देखेंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट हमको देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, इसमें आपको प्रूव करना है। तो इसको जब आप प्रूव करोगे, तो जो नॉर्म लीनियर स्पेस की जो नॉर्म की जो 4 प्रॉपर्टीज है, उसको आपको एक एक करके देखना है कि ये नॉर्म की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ठीक है। अब हमको ये तो मिल गया कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस, बट क्या कन्वर्स भी ट्रू है? तो हमें पता चलता है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो हम यहां पे इसको लिख लेते हैं, ओके। सो द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विच इज इक्वल टू एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉट ए नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। तो अब कैसे है, इसका क्या एग्जांपल देंगे हमको? जब हमको किसी रिजल्ट को प्रूव करना होता है, तो उसका प्रूफ लिखना पड़ता है प्रॉपर, और जब उसको डिस्प्रूव करना होता है, तो उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देते हैं जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। इसको निगेशन कहते हैं, ठीक है। जब हमको किसी को निगेट करनी होती है कि कोई चीज, आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो और मैं चाहता हूं कि मैं कहूं कि आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपका स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज को प्रूव करते हैं, तो वो एग्जांपल देने से वो चीज प्रूव नहीं होती है, उसको आपको प्रॉपर प्रूफ करके बताना पड़ता है कि जो आप कह रहे हैं वो यूनिवर्सली ट्रू है, ठीक है। तो यहां पे हम आ जाता है स्पेस में सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन रियल नंबर, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा था इससे पहले? आपने एल इंफिनिटी सीक्वेंस, देखो, हाँ, अब हाँ, आपने पढ़ा था एल इंफिनिटी सीक्वेंस, ये पढ़ा था, और एलपी सीक्वेंसेस हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? एल इंफिनिटी की होती है कि उसका एक ऐसे सीक्वेंस जो बाउंडेड हो, रियल नंबर में जो बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं उनको कहते हैं एल इंफिनिटी सीक्वेंस। और एलपी में क्या होता है कि उनका जो समेशन है, उसका जो पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें पावर पी लगाते हैं, वो आपका बाउंडेड होना चाहिए। पर अब हम यहां पर ले रहे हैं सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, मतलब बाउंडेड अनबाउंडेड कुछ भी, ठीक है। तो मान लो कि लेट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, सो डिनोटेड बाई स्मॉल एस, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैट्रिक डिफाइन होती है वो कैसे डिफाइन होती है? सो लेट एक्स इक्वल टू, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, x जो सीक्वेंस है वो हो जाएगा xi1 xi2
एन जाई एन एन डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये हम सीक्वेंस ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस अनबाउंडेड भी हो सकता है। अनबाउंडेड हो सकता है का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या है, अनबाउंडेड है, तो क्या ये एल इन्फिनिटी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एल इन्फिनिटी क्या बोलता है कि हर एक सीक्वेंस के लिए, जो सीक्वेंस एल इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा उसके लिए एक पर्टिकुलर अपर बाउंड होना चाहिए कि सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट का मॉड्यूलस वैल्यू, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू उस नंबर से एक्सीड नहीं करे। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ, उसमें नहीं आएगा, एल इन्फिनिटी में नहीं आएगा, वो यहां आएगा, जो कि हम जिसको कि हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया, उसको हम कहेंगे ईटा 1 ईटा 2 एंड सो ऑन ईटा एन एंड फर्दर अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये मान लो दो हमने एलिमेंट ले लिया इन द सीक्वेंस ऑफ, इन द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन आर, ओके। तो हम इसको डिफाइन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ध्यान से, कि यहां पर हम ले लेते हैं 2i i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जाई 1 मॉड्यूलस ऑफ जाई i माइनस ईटा i, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ जाई i माइनस ईटा i, ठीक है, और i जो है वो है 1 टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा 1/2i, है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो कि आपको रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी को यूज करके बताना है, कि अभी नॉर्मल लीनियर स्पेस को भूल जाओ, ठीक है। अभी आपको बताना है कि ये जो dxy होगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि मैट्रिक की क्या कंडीशन होती है, मैट्रिक स्पेस की कंडीशन होती है कि वो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, दो एलिमेंट है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि हमने एलिमेंट फिक्स कर लिए, तो अब जब फिक्स कर लिए तो उनके बीच की डिस्टेंस भी फिक्स होनी चाहिए, है ना, वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो क्या दो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, तो ये हो सकता है x कहीं और जा रहा हो, y कहीं और जा रहा हो, है ना, ये दो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है, क्या इनके बीच में इस तरह का मैं डिफाइन कर दूं, तो ये क्या होगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। आप में से कोई इसको प्रूव करके बता सकता है? मतलब जस्ट इंट्यूटिव, मुझे एक्सप्लेनेशन से भी काम चल जाएगा। आपको मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि व्हाई इट इज ऑलवेज लेस देन इंफिनिटी, स्ट्रिक्टली लेस देन। ओके, तो रियल नंबर सिस्टम में क्या है कि सीरीज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सीरीज के बहुत सारे थ्योरम्स है, और उसमें बहुत सारी थ्योरम्स है जो कंपैरिजन टेस्ट है ना, स्क्वीज थ्योरम है, इस तरह की बहुत सारी थ्योरम्स है। तो उसमें क्या है, इसको हम दो अलग अलग, दिस इज ऑलवेज फाइनाइट, भाई दिस इज ऑलवेज फाइनाइट। क्यों है फाइनाइट? क्योंकि इसमें आप एक तो पहले ये देखो, तो ये बताओ कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। मान लो कि मैंने I1 ले लिया, ठीक है, और I2 मैंने ले लिया ये, ठीक है, माइनस ईटा i 1 प्लस जाई i माइनस ईटा i, और i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। अब बताइए मुझे, क्या I1 इज ए कन्वर्जेंट सीरीज? तो दिमाग लगाना अपना एकदम खुल के, बिल्कुल। मैं आपको पहले भी बोला हूं कि यदि आप क्लास में वीडियो ऑन रखेंगे तो आपको इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब बताओ I1 कन्वर्जेंट है, क्यों है प्रभात? सर 1/2 इज लेस देन 1 है सर, मोड ऑफ, एक प्रॉपर्टी होता है सर सीरीज का, समेशन ऑफ r टू द पावर n कन्वर्जेंट होता है अगर मोड ऑफ r इज लेस देन 1 होता है तो। ज्योमेट्रिक सीरीज है सर, उसका फाइनाइट सम है a/1 माइनस r। ओके ओके, सही है, तो सही है प्रभात। तो अभी ये क्या है, I1 कन्वर्जेंट, और I2 के बारे में क्या बोल सकते हो आप? I2 में तो वो फॉर्मेशन नहीं है, आर की, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है ना। लेकिन हमें I2 के बारे में क्या पता है? लेस देन 1, लेस देन इंफिनिटी, लेस देन 1। लेस देन 1। I3 के बारे में हमें एक चीज पता है कि इसका हर एक एलिमेंट लेस देन 1 है, करेक्ट है।
अब हम क्या करते हैं, मतलब I2 हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो ऊपर का जो सीरीज है उसको हम कर लेते हैं I3, मान लो ये I3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I1 और I3 को कंपैरिजन करेंगे, I1 को और I3 को हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि I1 का जो हर एक एलिमेंट है वो I2 के हर एक एलिमेंट से, मतलब एलिमेंट मतलब सीक्वेंस, अब जब सीरीज को सीक्वेंस के टर्म में देखेंगे तो उसके nth टर्म जो है वो किसका छोटा है, I1 का छोटा है कि I3 का छोटा है, बताओ। जो ith टर्म ऑफ I1 इज स्ट्रिक्ट, नहीं पहले मैं I3 लिख देता हूं, इज स्ट्रिक्टली लेस देन, करेक्ट है। अब स्ट्रिक्टली हम नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते स्ट्रिक्टली, क्योंकि हो सकता है कि ये जाई आई और ईटा आई जो है वो बराबर हो जाए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा 1 मिल जाएगा, तो यहां पर हमको लेना पड़ेगा स्ट्रिक्टली के साथ इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ith टर्म ऑफ I1, तो कहने का मतलब ये है कि जब I1, अब यहां पर हमारी एक कंपैरिजन थ्योरम जो है वो कहती है कि सारे टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। इट इज अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज के बारे में जो थ्योरम है वो कहते हैं कि सारे टर्म पॉजिटिव है और एक सीरीज का हर एक टर्म दूसरी सीरीज के हर एक टर्म से छोटा है, ठीक है, छोटा है या बराबर है। तो यदि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, ओरिजिनल सीरीज, तो जिसका छोटा है वो जरूर कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो I1 के बारे में हमको पता है कि वो कन्वर्जेंट है, I2 के बारे में हमें पता है कि उसका हर एक टर्म 1 से कम है। इसका मतलब ये है कि जब हम उसे I1 के रेस्पेक्टिव एलिमेंट वाइज एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे और छोटा करेगा, मतलब I3 जो है वो और छोटा है I1 से, तो जब I1 कन्वर्जेंट है तो I3 भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंसेस हैं वो खुद अनबाउंडेड है, वो हर एक एलिमेंट उसका कहीं भी जा रहा है, ठीक है। उसमें भी हम एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमें फाइनाइट वैल्यू दे, है ना। लेकिन अब बात आती है नॉर्म की। इट इज नॉट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, इट इज नॉट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्यों नहीं है नॉर्म्ड स्पेस है? क्योंकि जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो उसको कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को? ए मैट्रिक which is induced by a norm should satisfy। अब हम यहां पे दो तरह के लॉ देखते हैं। हमको ना ये वाली थ्योरम को ध्यान रखना है कि जब नॉर्म लीनियर स्पेस में नॉर्म डिफाइन हो तो मैट्रिक कैसे डिफाइन होती है, वो हमेशा दो एलिमेंट के डिफरेंस के नॉर्म की फॉर्म में होती है, करेक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वहां पे दो रूल बनाते हैं। पहला रूल है कि डी ऑफ एक्स प्लस एल्फा और वाई प्लस एल्फा यदि मैं कर दूंगा तो क्या होगा, ये यदि नॉर्म लीनियर स्पेस से आ रही है, यदि ये नॉर्म से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलिमेंट का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो एल्फा एल्फा से कट जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं ये कहूं कि इसको मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, ठीक है। यदि हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा क्या आएगा, मॉड्यूलस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और डी ऑफ एक्स वाई जो है ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो मैट्रिक डिफाइन की है ये इन दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करेगी, दोनों को करेगी, शायद फर्स्ट को करेगी ये, सेकंड को नहीं करेगी ये। तो यहां पर सेट ऑफ सीक्वेंस में हमने जो मैट्रिक डिफाइन की है सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस में, वो फर्स्ट को तो सेटिस्फाई करेगी क्योंकि हम हर एलिमेंट में अल्फा लगा देंगे तो घटाने से वो दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन सेकंड को वो सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि अल्फा जो है उसका कोई तरीका नहीं है। देखो यहां पर कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि यदि मैं जाई में भी अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं में भी अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो अल्फा मेरा बाहर आ जाए मॉड्यूलस लगा के, ऐसा कोई तरीका नहीं है, करेक्ट है। तो ये टेस्ट हो गया। अब मैं आपको एग्जाम में कोई पूछ सकता हूं और पूछ सकता हूं कि ये आपका जो है
इंड्यूस्ड बाय नॉर्म है कि नहीं है ये वाली मैट्रिक। तो आप ये दो टेस्ट लगाकर चेक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दो टेस्ट हो रहे हैं तो वो इंड्यूस्ड बाय नॉर्म ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये फेलियर टेस्ट है। यदि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दैट मैट्रिक कैन नॉट कम फ्रॉम ए नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल। तो आपका एक तो होता है, जैसे आपसे किसी चीज का एग्जांपल पूछा जाए तो आप फटाक से बोल दोगे कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, बट समटाइम दीज एग्जांपल्स आर नॉट सफिशिएंट। आपको कुछ एडवांस्ड एग्जांपल हमेशा याद रखने चाहिए जो कि आप तुरंत फेंक के मारो तो इंप्रेस हो जाए दूसरा आदमी। ठीक है, जैसे कि एलपी स्पेसेस, ठीक है, सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, ये तो सेट ऑफ सीक्वेंस। तो ये सेट ऑफ सीक्वेंस एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने डिफाइन किया है कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस डिफाइन कर लिया हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो डिफाइन कर लिया है। और चूंकि हमारे पास अब एक मैट्रिक स्पेस हमने बना लिया है, नॉर्म लीनियर स्पेस इज ऑलवेज ए मैट्रिक स्पेस, तो उसकी डेफिनेशन ही जो कंटीन्यूअस मैपिंग है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इन दोनों की डेफिनेशन हमारी सेम काम है। जैसे कन्वर्जेंट की भी इसमें नहीं लिखी हुई है, केवल कंटीन्यूअस की ही लिखी हुई है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए, अब आते हैं कॉची सीक्वेंस पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कॉची सीक्वेंस समझाया था आपको, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड में दिख नहीं रहा है कहीं पे, है ना? यस सर। व्हाइट बोर्ड में लिख के बताया था क्या मैंने? शायद सेव नहीं हुआ होगा, वो सेव करने से पहले मैंने लीव कर दिया होगा उसको, है ना? ओके, हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार और। ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं कॉची सीक्वेंस में। हाँ, मैंने समझाया था कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वो हमको दिख रहा है कि कन्वर्जेंट हो रहा है, लेकिन वो कन्वर्जेंट हो नहीं रहा है। ओके, तो अब कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस को डिफाइन कर देता हूं मैं। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस होता है कि एक सीक्वेंस है, in a NLS is said to be converge to an element X which also belong to normal linear space। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल लीनियर स्पेस हम n ले रहे हैं और ये भी n ले रहे हैं, तो n में हम करेंगे नेचुरल नंबर लेंगे तो n को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और सादा n लेंगे मतलब नॉर्मल लीनियर स्पेस है। ठीक है, और हम कभी कभी x से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल लीनियर स्पेस को इज गिवन बाय if for each epsilon greater than 0 there exists a n naught belong to natural number। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं ना, such that norm of xn minus x is less than epsilon whenever for all x n is greater than equal to n। ठीक है, तो इसको ये बहुत ही मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही सब जगह यही डेफिनेशन काम करती है, तो इसको आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और अब हम आते हैं कंप्लीटनेस एक्सिम्स भी बताया था आपको, और ये भी बताया था बनाक स्पेस किसे कहते हैं। एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस को हम बनाक स्पेस कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं क्योंकि पिछला वाला खो गया है, तो मैं इसको लिख देता हूं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहां पर हम आ जाते हैं
बनाक स्पेस किसे कहते हैं? ए कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस is said to be स्पेस। ठीक है, तो कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस किसे कहते हैं? कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस कहते हैं जिसमें एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इन विच एवरी कॉसी ठीक है, हो गया यहां तक? काफी सारी चीजें कवर कर ली हमने। ठीक है, अब हम आते हैं